हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामड़ा गिरधारी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जाना, उससे पहले हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई जाना था। आज की इस वीडियो में मनी मार्केट के स्ट्रक्चर वो पूरा क्लियर करने वाले हैं और जानेंगे कौन से अलग अलग प्लेयर्स हैं जो मनी मार्केट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मनी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। तो आज पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा फिट कर डालेंगे दिमाग में। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर भी आपको लगातार आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली बार ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से शुरुआत कर दी थी और हमने ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में से आरबीआई के बारे में सारी चीजें जान ली। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के बारे में चीजें जान ली। हमने जाना इनका फंक्शन, आरबीआई का और कमर्शियल बैंक का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे दूंगा मैं, आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से वीडियो देख लीजिएगा। आज जो अपना कंसर्न है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ये सारी जो दूसरी प्लेयर्स हैं, जो दूसरी टाइप ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें समझेंगे। और साथ ही साथ ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, उन्हें भी जान लेंगे। तो आज का अपना वीडियो जो है ये पूरी तरह से मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को खत्म खलास फिनिश करने का है। चलिए एक एक करके चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यार कोऑपरेटिव बैंक्स की। किसकी बात करेंगे? कोऑपरेटिव बैंक्स। जिस भी बैंक के आप अगर कोई बैंक है और उसके आसपास आगे पीछे कोऑपरेटिव लिखा है तो वो कोऑपरेटिव बैंक है। सिंपल सी बात है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, बसीन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर रूरल एरियाज में पाई जाती हैं और गांव खेड़े के विकास के लिए, एरिया के विकास के लिए रूरल एरियाज में ऐसी बैंकों का अक्सर चलन देखा जाता है। जी हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स came into existence with the enactment of the Cooperative Credit Society Act 1904. Cooperative banks supplement the efforts of commercial bank. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, supplement the efforts of commercial bank. ये जो commercial banks थी ना, इनके ही एफर्ट्स को सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, गांव गांव तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए मनी मार्केट का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि गांव के लोग यार कमर्शियल बैंक्स तक पहुंच नहीं पाते, तो उनके अंदर भी सेविंग्स आनी चाहिए, उनके अंदर भी जो है बैंकिंग सिस्टम की सुविधाएं जो है वो पहुंचनी चाहिए। और इसलिए कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रूट लेवल तक पहुंचने का काम करती है बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. It fulfills the banking needs of small and medium income groups. छोटे, मध्यम, लघु उद्योगों को, मीडियम और स्मॉल इनकम ग्रुप के लोगों को सेवा देने का काम कोऑपरेटिव बैंक्स करती हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ cooperative credit institutions such as primary cooperative credit society, district central cooperative banks and state cooperative banks. Basically ये 3 tier cooperative credit structure है। और यहां आप देख सकते हैं राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर बैंक होती है जो एपेक्स होती है, जो टॉप पर होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, और देन उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उसके अंडर प्राइमरी लेवल की बैंक आती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए है हमारे मनी मार्केट के अंदर क्योंकि ये गांव गांव तक पहुंचती हैं, रूरल एरियाज तक पहुंचती हैं, गांव के गरीब किसानों तक पहुंचती हैं और उन्हें भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कोऑपरेटिव बैंक्स आप समझ पाए होंगे। आगे अगले हम प्लेयर पर जाएं तो ये है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम DFI कहते हैं। क्या कहते हैं? DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एजेंसीज है, एजेंसीज हैं जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर। मतलब हर क्षेत्र में, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो या शॉर्ट टर्म भी हो,
फाइनेंस देने का काम करते हैं डीएफआई, समझ रहे हो। डीएफआई का काम ये बॉस, आईएफसीआई जो थी ये सबसे पहली डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जो 1948 में बनी थी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन्होंने ज्यादातर अपने ऑपरेशंस को अब लिबरलाइज कर लिया है, ग्लोबलाइज कर लिया है, बड़े पैमाने पर अब ये बैंकों की तरह काम करने लगी। हालांकि यूजुअली इनका काम यही है, इनका रोल यही है कि अलग अलग सेक्टर्स में लोन देना, पैसे देना, फाइनेंस प्रोवाइड करना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आरबीआई ने गाइडलाइंस भी इशू की हैं डीएफआईज के लिए ताकि वो कमर्शियल बैंक में अपने आप को कन्वर्ट कर लें। और हम बात करें सबसे फेमस आईसीआईसीआई की, तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये भी एक डीएफआई भी थी जो अब पूरी तरह से रिवर्स मर्जर के साथ आईसीआईसीआई बैंक में कन्वर्ट भी हो चुकी है। तो डीएफआईज ये जो हैं बहुत जबरदस्त रोल निभाती हैं हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए। उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या कई अन्य सेक्टर्स हो, इन सभी सेक्टर्स को जो है फिर वो कोई भी की सेक्टर हो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम डीएफआईज करती हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ये उदाहरण जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो यहां पर अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई। क्या याद रखोगे? डीएफएचआई। क्या याद रखोगे? डीएफएचआई। द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वाघुल कमिटी। ये जो वाघुल कमेटी थी इसी के रिकमेंडेशन से डीएफएचआई का गठन किया गया। क्या खासियत है? तो इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। काम क्या है? टू इंपार्ट लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी जो ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, मनी मार्केट के जो भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें लिक्विडिटी, उन्हें कन्वर्जन, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए, इंपार्ट कराने के लिए डीएफएचआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का रोल मनी मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी यहीं पर मिलती है वरना मिलती नहीं है। तो बहुत जबरदस्त सी बात यहां पर, डीएफएचआई इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर नजर डालते हैं। ये वो सेक्टर है मनी मार्केट का जिसपे सरकारी कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, नाम में ही है ना अनऑर्गेनाइज्ड। और इसीलिए द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। यहां पर वही जमींदार, वही बड़े बड़े जो हैं व्यापारी जिनसे लोन लिया जाता है गरीबों द्वारा और उनसे कई ज्यादा ब्याज दरें जो है चार्ज भी की जाती हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरिया। ज्यादातर ये गांव खेड़े में ही देखा जाता है क्योंकि शहरों में तो अब बैंकिंग सेवाएं बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं और शहरों के लोग जो है एजुकेटेड होने की वजह से कई जगहों पर आसानी से बैंकिंग सेवाओं को जुड़ जाते हैं, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाते हैं। लेकिन गाँव के लोग ज्यादातर ऐसे ट्रैप्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंस जाते हैं। इंडिजीनियस बैंकर की बात करें तो दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वो बिचौलिए हैं जो एजेंट्स की तरह काम करते हैं। दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स, दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हुंडी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामड़ा गिरधारी। ये हुंडी जो है ना, ये हुंडी की प्रथा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। कई किसानों को हुंडी के नाम पर जमीन हड़प ली गई है, कई किसानों की जमीनें हड़प ली गई हैं। हुंडी सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट में। आपसे लिखवा लेते हैं एक अग्रीमेंट की तरह, आपका अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर जो है आपका ठन ठन गोपाल ही हो जाता है, आप ब्याज ही भरते रह जाते हैं और अंत में यार किसान बेचारा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, सबका अपना मनमर्जी रेट है इंटरेस्ट का। इंडिजिनियस बैंकर्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू सर्टन सोशल स्ट्राटा, ज्यादातर एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ही ये देखा जाता है। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स। हालांकि आज भी ये हैं, ऐसा नहीं कि गायब हो गए हैं, बंद हो गए हैं, आज भी इनका चलन है और कई गरीब और पुअर किसान जो हैं, कई गांव वाले जो हैं वो आज भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं। इसीलिए क्योंकि पूरी बैंकिंग सुविधा को समझ ही नहीं पाए हैं, ना उन तक वो बैंकिंग सुविधाएं पहुंच पाई हैं। इन अनबैंक्ड एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इंडिजीनियस बैंकर्स ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, एक एजेंट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंक्शन करता है। बात करें दोस्तों मनी लेंडर्स की,
तो ये दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, ये कोई बड़े जमींदार, कोई बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस। कहाँ होते हैं भैया? गांव में होते हैं। मनी लेंडर्स आर यूजुअली चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज लेते हैं। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। मतलब या तो आप खेती बाड़ी के लिए, अपने खेत में कुछ बोने के लिए, कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, किसी के लिए आप प्रोडक्टिव चीज के लिए लोन ले रहे हो, या तो आप अनप्रोडक्टिव चीज के लिए ले रहे हो, जैसे कि बहन की शादी है, माँ का ऑपरेशन है ना। तो ऐसे खर्चों के लिए भी ये मनी लेंडर्स जो है आपको पैसा देते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स हों, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हों, आर्टिसंस हों, स्मॉल ट्रेडर्स हों, ये सभी जो हैं बोरो करते हैं मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। यस, At present, the activities of money lenders have been restricted by RBI. RBI ने स्ट्रिक्टली इनको वार्निंग दिया है कि भाई तुम एक्सप्लॉइट करते हो, तुम लूटते हो, तुम बेवकूफ बनाते हो, ज्यादा ब्याज चार्ज करते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज के ऊपर हमारी नजर है, हम तुमको अंदर डाल देंगे भाई। तो आरबीआई ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी भाई चलता तो है आज भी। तो इस प्रकार से दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आखिरी बात करूं तो अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी हैं। अब नाम में ही इसके अनरेगुलेटेड है, इस पे भी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जैसे कि आप सबने सुना होगा चिट फंड। क्या सुना है? चिट फंड सुना है कि नहीं? चिट फंड सुना है भैया, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल है। राजू भैया सुने हो कि नहीं? सुने तो हो। यस, चिट फंड्स के बारे में तो आपने सुना है, निधि लोन कंपनीज के बारे में सुना है। ये बहुत सारे वादे कर करके मुकर गई हैं। कई चिट फंड घोटाले भारत में हुए हैं। बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर भी बहुत ऐसे घोटाले हुए हैं अंडर चिट फंड्स। मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, फिर बिड होती है, ड्रॉ निकलता है और उसके आधार पर म्यूचुअली अग्री करके किसी एक मेंबर को पैसा दिया जाता है। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन टू द चोजन मेंबर। हालांकि चिट फंड ज्यादातर जो है केरला, तमिलनाडु में फेमस है। निधि भी एक ऐसा ही टाइप है म्यूचुअल बेनिफिट फंड का, और इन सब के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बहुत जन इसमें अपना घर बार सब कुछ गंवा चुके हैं। बहुत सारा खतरा भी इसमें है, बहुत सारा नुकसान भी इसमें है। तो निधि, चिट फंड और लोन कंपनीज जो है वो इसमें समाविष्ट हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना पूरे के पूरे मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को। हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कवर किया ही था। आज हमने छोटे छोटे दूसरे जो प्लेयर्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डीएफआई हैं, डीएफएचआई हैं, इनको समझा, और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर से इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी जाना। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट का और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं भारत के अंदर, और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए कैपिटल मार्केट को भी समझने की कोशिश करेंगे। जरूर आप आंसर्स को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।